हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है और आज के टॉपिक में प्यारे बच्चों हम मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे सेलों का, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चल रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन करा दिया था। और आज की इस लेक्चर में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन ऑफ सेल, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले जो भी लेक्चर है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और आप बेहतरीन नोट्स बनाते चलें जैसे मैं पढ़ाता हूँ। यदि आप नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं, आपके पास टाइम कम है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये ओनली चार्ज है एक सब्जेक्ट का और बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन, इसका पहले डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई साहब कि एक निश्चित क्रम मतलब एक के बाद एक जुड़ा रहता है, और समांतर क्रम क्या होता है हमने आपको बताया था। देखो श्रेणी क्रम में क्या है, जैसे हमारे पास ये सेल है प्लस माइनस है ना, ऐसा सेल होता है। इसके बाद हम दूसरा सेल जोड़ देते हैं प्लस माइनस, फिर इसके बाद तीसरा सेल जोड़ देते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम था। समांतर क्रम में क्या होता है फिर बच्चों, एक हमारे पास सेल है यदि, तो इसको हम एक निश्चित बिंदु से जोड़ देंगे, दूसरा सेल है उसको भी एक निश्चित बिंदु से जोड़ देंगे, तीसरा सेल है इसको भी एक निश्चित बिंदु से जोड़ेंगे, चौथा सेल है उसको भी एक निश्चित बिंदु से जोड़ेंगे। तो ये समांतर क्रम। अब मिश्रित क्रम का मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्रम में भी कुछ सेल जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में भी कुछ सेल जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों क्रम का संयोजन है। यानी श्रेणी क्रम में भी हम जोड़ेंगे और समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में एक दूसरे के ऊपर रहता है, ऐसा आप याद कर लो। तो श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे और समांतर क्रम में भी जोड़ के चलेंगे, तो भाई साहब दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा, है ना। पहले हम एक डायग्राम का बेहतरीन निर्माण करेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भाई साहब डायग्राम दिया नहीं रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक श्रेणी क्रम बनाएंगे, कई सारे श्रेणी क्रम पे उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। देखो जरा, यहाँ पर एक हमारा प्लस है और ये माइनस, एक सेल हो गया, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर एक सेल जोड़ दोगे, फिर इसके साथ मेरे बच्चों इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। मतलब ऐसे कई सारे सेल जुड़े होंगे प्लस, और ये हमारा माइनस ध्रुव हो गया, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। मतलब एक हमारा ये श्रेणी क्रम हो गया। देखो जरा, श्रेणी क्रम का पहचान क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता है, इसलिए तो कहता हूं सभी लेक्चर को देखा करो। श्रेणी क्रम का पहचान ये है कि पहले का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, और ऐसे इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं। ये आपका पहला श्रेणी क्रम हो गया, है ना। दूसरा हमारा श्रेणी क्रम होगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। प्लस हो गया माइनस, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। और ऐसे कई सारे हमारे पास सेल जुड़ सकते हैं एक ही पंक्ति में, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों कई सारे सेल जुड़ सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर बना देते हैं, एक हम यहाँ पर नीचे बना देते हैं। तो यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया हमने, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर प्यारे बच्चों ये हमारे पास पॉजिटिव, ये माइनस, ये इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। और ऐसे कई सारे सेल इसमें जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये देखो कई सारे, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। जितने भी सेल जुड़े रहेंगे सभी का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो होना तय है प्यारे बच्चों, है ना। इसी क्रम में हम कई सारे सेलों को जोड़ सकते हैं। सिंपल है, एक निश्चित बिंदु दे देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा मान लो ऐसा जोड़ देते हैं, ये लो खत्म कहानी। और भाई साहब देखो जरा, ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में ये जो कतार है वो समांतर क्रम में हो गए। ऐसे कई सारे सेल को जोड़ सकते हैं, और कई सारे सेल, है ना, और कई सारे सेल को जोड़ सकते हैं। तो देखो जरा, इसमें हमारा श्रेणी क्रम भी हो गया। श्रेणी क्रम का पहचान ही होता है कि एक के बाद एक प्यारे बच्चों, है ना, एक का धन जो आपका दूसरे का, पहले का जो ऋण है वो दूसरे के धन से, दूसरे का जो ऋण है वो तीसरे के धन से, इसी क्रम में जोड़ देते हैं। और फिर ये जो आपके कतार बन चुके हैं, श्रेणी क्रम का एक कतार, दूसरा कतार, ये तीसरा कतार, ये चौथा कतार, ये पांचवा कतार, तो इन कतारों को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है समांतर क्रम। तो यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम भी हो गया, समांतर क्रम में भी संयोजन हो गया, तो ये हो गया मिश्रित क्रम संयोजन। क्या हो गया? मिश्रित क्रम संयोजन। अब प्यारे बच्चों इसको अपन क्या करेंगे कि एक बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ के कुंजी लगा करके इसको परिपथ को पूर्ण कर देंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। सिंपल है। तो श्रेणी क्रम संयोजन था इसमें और समांतर क्रम संयोजन, दोनों संयोजन हो गया। अब मैं यदि आपसे कह दूं भाई साहब कि बाह्य प्रतिरोध कितना, तो आपको कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल आर, सभी का स्मॉल आर है। विद्युत वाहक बल की बात करो तो जो भी सेल होगा सबका विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। जितने भी हमारे पास सेल हैं सबका विद्युत वाहक बल ई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमारे समांतर क्रम की बात आती है प्यारे बच्चों तो विभवांतर समान होता है। जैसे ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा समान होगा, मतलब जो भी समांतर क्रम की बात आएगी, समांतर क्रम की बात आएगी तब चाहे आप एक पंक्ति का विभवांतर ले लो या विद्युत वाहक बल ए और बीच के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। समांतर क्रम संयोजन में किसी एक का आप एक पंक्ति का ले लोगे प्यारे बच्चों, जैसे हम प्रतिरोध ही जोड़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में तो विभवांतर वहां पे समान होता है, मतलब विभव समान होता है। यहां पर विद्युत वाहक बल समान होगा। ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा अर्थात जो विद्युत वाहक बल होगा प्यारे बच्चों वही किसी एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल होगा कुल मिलाकर के, मतलब सबका विद्युत वाहक बल समान होगा। ठीक है, थोड़ा सा गले में खराश है सर्दी जुकाम के कारण मेरे बच्चों, लेकिन आपके क्लास में रुकावट में नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्लास नहीं आती समय से, तो 2-4 दिन हमारा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, यही कारण था। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, तो यहां तक तो क्लियर ही हो गया होगा मेरे बच्चों कि कई सारे सेल हमारे पास हैं जो कि पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यानी एक यहां पर मैं मान के चलता हूं कि इसमें n सेल हैं, इसमें भी 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 n सेल है ना, n सेल है। अब मैं यदि कह दूं भाई साहब इन कतारों की संख्या m है तो कुल संख्या कितना हो गया सेलों का, तो m गुणे n हो जाएगा। ये चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए। भाई साहब मैंने क्या कहा कि एक मान लो एक पंक्ति में 15 सेल हैं, मतलब एक व्यक्ति 15 रोटी खा रहे हैं तो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 15 अपना 75 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने कहा इसमें n सेल है, कितने सेल हैं, n सेल हैं, और पंक्तियों की संख्या m है तो कुल सेल कितने हो गए, m गुणे n हो जाएगा। समझ में आया, एक पंक्ति में n सेल तो कुल सेल m गुणे n होगा। ठीक है, यदि मैं श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं, किसी एक पंक्ति को उठा लेता हूं, सब में समान सेल है भाई, किसी में 10 है तो किसी में 8, ऐसा नहीं है, 10 है तो सब में 10, मतलब n, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या n है, श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है भाई साहब, दूसरे सेल का भी विद्युत वाहक बल E होगा, तीसरे का भी E होगा, चौथे का भी E होगा, पांचवें का भी E होगा और अंत में nवें का भी E होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, तो Ne हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मिश्रित क्रम संयोजन में प्यारे बच्चों पहले हम श्रेणी क्रम का लिख लेते हैं। ठीक है, कि माना कई श्रेणी क्रम मतलब एक प्रकार से मिश्रित क्रम संयोजन के प्रत्येक पंक्ति में ही हमारे पास देखो प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन के प्रत्येक पंक्ति में माना सेलों की संख्या स्मॉल n है तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है। तब एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल आप बताओ प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा एक सेल का E तो n सेल का Ne, n सेल का Ne कर दिया, n का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखना एक पंक्ति यानी एक कतार मतलब एक पंक्ति, एक कतार या एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों एक का R तो n का NR, एक का R मैंने मान के चला। मैंने कहा ना भाई साहब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R। आंतरिक प्रतिरोध है क्या, आंतरिक प्रतिरोध है क्या भाई साहब, हमारे पास सेल है, सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा जो मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाएगा, विद्युत अपघट्ट के द्वारा मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न किया जाएगा उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जैसे भाई मैं करा रहा हूं ऐसे एग्जाम में लिखना है।
अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जो आपका मिश्रित क्रम संयोजन है, मतलब ये जो आपका पूरा संयोजन है, इस पूरे परिपथ का यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इसका जो विद्युत वाहक बल होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका समांतर क्रम संयोजन हो, चाहे प्रतिरोध की बात करें चाहे यहां पर सेलों की बात करें, प्रतिरोध में आपका विभव बराबर होता है प्यारे बच्चों यहां पर विद्युत वाहक बल। तो यदि मैं कह दूं किसी एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne है, तो A और B के बीच का विद्युत वाहक बल तो आप N ही कहोगे, Ne ही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझो, समांतर क्रम संयोजन में जैसे प्रतिरोध को जोड़ते थे तो विभवांतर समान था, विभव समान था, यहां पर विभवांतर का रूप विद्युत वाहक बल है। समझ रहे हो ना, यहां पर विभवांतर का रूप ही विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब विद्युत वाहक बल एक पंक्ति का Ne है तो A और बीच का जो भी विद्युत वाहक बल होगा वो Ne होगा। कितना होगा? Ne होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहां पे कह दूं कि संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne हो जाएगा। एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल भी Ne है, संयोजन का भी कुल विद्युत वाहक बल भी Ne है। इसका कारण क्या मैंने बता ही दिया कि भाई साहब जब भी समांतर क्रम की बात करेंगे, चाहे कितने भी सेल जुड़े हों, यदि एक पंक्ति का हमें पता है, एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल पता है, तो हम मान सकते हैं कि A और B के बीच का भी विद्युत वाहक बल उतना ही होगा, Ne होगा। ऐसा नहीं करोगे सबका जोड़ दो, जितने भी पंक्ति हैं उनको जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। अब देखो जरा, ये आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों एक कतार का है, हमें पूरे संयोजन का निकालना है। तो यदि संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो, यदि संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा 1/R बराबर 1/R1, 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 R2, R3, R4, आगे कितना बार? M बार। कितने बार? M बार। जहां कतारों की संख्या M है। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई साहब, जब भी बात आ जाएगी समांतर क्रम की, तब जो हमारा प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, जहां तक आप ले सकते हो ले लो। तो भाई साहब इसका भी NR, इसका भी NR, इसका भी NR, इसका भी NR, तो कितने बार? M बार। हम मान के चल रहे हैं ना कतारों की संख्या M है, तो हमने कहा भाई तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश, तो 1/R के जगह R डैश, R1 के जगह NR, R2 के जगह NR, R3 के जगह NR, ये कितने बार? तो M पंक्ति है इसलिए M बार। समझ में आ रहा है कुछ? भाई साहब कितने पंक्तियां हैं, कितने कतार हैं, तो हमने कहा कतारों की संख्या M है तो M बार। तो भाई साहब एक 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 जोड़ोगे 10 बार तो 10 आएगा, यदि N बार जोड़ोगे तो N आएगा, तो M बार जोड़ोगे तो M आएगा। मैंने क्या कहा भाई, ये एक एक जोड़ो, आप एक को जोड़ दो 2 बार तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ो तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ो तो 4 आएगा, 5 बार जोड़ो तो 5 आएगा, 6 बार जोड़ो तो 6 आएगा, 7 बार जोड़ो तो 7 आएगा, N बार जोड़ो तो N आएगा, M बार जोड़ोगे तो M आएगा। तो मतलब यहां पर 1/R डैश बराबर कितना निकल कर आ रहा है, देखो जरा, 1/R डैश बराबर M बार, तो M/NR। यानी प्यारे बच्चों यहां से हम R डैश निकालना चाहें तो R डैश ऊपर गए तो इधर भी बदल दो, NR/M। ये हमारा क्या आ गया जानते हो? ये आया संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं यदि आपसे कह दूं संयोजन का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मतलब यह हुआ भाई साहब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, देखो जरा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध कितना? R डैश। अर्थात प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा? R तो R ही है, R डैश का मान कितना है? NR/M।
कि हमारा भाई साहब संयोजन का कुल प्रतिरोध निकल कर आ गया। अब देर किस बात की भाई साहब, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, इतना स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, क्योंकि अब आगे आ चुका है हमारा क्या, ठीक है, बारी धारा निकालने के लिए। देखो ज्यादा मैं कुछ लिखा नहीं हूं भाई साहब। मिश्रित क्रम संयोजन में पंक्तियों की संख्या n है, सॉरी प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या n है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल Ne, आंतरिक प्रतिरोध Nr। मैंने कहा ना समांतर क्रम संयोजन में चाहे आप एक पंक्ति की बात करो चाहे 10 पंक्ति की, सबका बराबर होगा, तो A और B के बीच का जो विद्युत वाहक बल N ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब केवल क्या निकालना है भाई साहब, परिपथ में जो धारा बह रही है, ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा। तो यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो थोड़ा सा तो मैं आगे लिखूँ भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, देखना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दो जहाँ m कतारों की संख्या है, कतारों की संख्या है ना, यही था ना। और प्यारे बच्चों ये जो कुल प्रतिरोध आया था R प्लस कितना आया था आपके पास NR बटे M, ये चीज आ गया। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, धारा I क्या होता है प्यारे बच्चों, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो भाई साहब कुल विद्युत वाहक बल Ne है और कुल प्रतिरोध R प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर NR बटा M। यदि इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो तो आपका मान निकल कर आएगा, जानते हैं कितना I बराबर, देखो जरा पक्षांतर कर दो तो M का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और ऊपर ले जाओ, तो M Ne बटा N यानी MR प्लस NR, ये लो आ गया भाई साहब, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना, दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको ना दिखे। तो ये आ चुका है भाई साहब, यही है हमारे मिश्रित क्रम संयोजन के लिए धारा का व्यंजक। मिश्रित क्रम संयोजन के लिए धारा का व्यंजक, मिश्रित क्रम संयोजन, समझ रहे हो, क्लियर है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। हो सकता है थोड़ा सा डाउट भी हो, प्रॉब्लम भी हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो आसानी से कर लोगे। लेकिन आगे कंडीशन है भाई साहब कि धारा का अधिकतम मान हम निकालना चाहते हैं तो नीचे का मान कम होना चाहिए। नीचे का यदि मान कम हो जाए तो धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है भाई साहब। तो जब व्युत्क्रम है तो नीचे का मान कम होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आगे लगाना है। अभी मजा आएगा, यहां तक आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बहुत कुछ मजा आने वाला है, थोड़ा सा देखना। देखो क्लीन तो करना पड़ेगा तभी आएगा मजा। देखो भाई साहब, आप लोग बेहतरीन तैयारी करने के लिए नोट्स ले सकते हो। 100 रुपये ना आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, तो भाई साहब नोट्स ले लोगे ना तो आप बेहतर तैयारी भी करते रहोगे। तो देर किस बात की, नोट्स सभी आप ले लीजिए, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। देखिएगा, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो जरा भाई साहब, ये चीज क्लियर है कि समीकरण 1 में हमारे पास I बराबर आ गया MNE बटे MR धन NR। धारा का मान अधिकतम कब होगा, जब MR धन NR का मान कम होगा, ठीक है, क्लियर है। समीकरण 1 से धारा के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान, धारा के अधिकतम मान हेतु MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ये कब न्यूनतम होगा, इसका कंडीशन भी निकालेंगे। जैसे देखो जरा, MR प्लस NR को ऐसा लिख सकते हैं MR माइनस NR का होल स्क्वायर धन 2MN
आर स्मॉल आर। ये कहां से आ गया सर? इसको जब मैं तोड़ूंगा तो यही चीज मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग से टूटेगा, इसलिए इसको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। देखो जरा, मैं अभी निकाल कर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जब इसको आप तोड़ोगे तो यही चीज मिलेगा। ठीक है ना, फिर से समझो, जब इसको आप तोड़ोगे तो यही चीज मिलेगा। तोड़ कर देख लेना, नहीं बने तो बता देना भाई साहब, तोड़ना भी सिखा दूंगा। ठीक है, देखो ये चीज होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, यदि हम कह दें कि इसका जब वर्ग निकालेंगे तो ये धनात्मक आएगा। चूंकि यहां पर हम लिखें, थोड़ा सा देखिएगा, चूंकि एम आर अंडर रूट है और एन आर है ना का मान धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि वर्ग है। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि वर्ग है। अब यदि प्यारे बच्चों, यदि मैं कह दूं कि इसका मान अत्यंत कम है तो इसमें इसको घटाऊंगा, धनात्मक आएगा ना, इसमें इसको घटाऊंगा, यदि कम हो तो लगभग लगभग ये 0 के बराबर आ जाएगा। अत्यंत कम हो, अत्यंत कम हो, ठीक है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसका मान अत्यंत यदि कम हो तो इसको 0 के बराबर मान लें, है ना। तो कहने का मतलब एम आर धन एन आर का मान न्यूनतम होगा। ये कब न्यूनतम मान होगा? जब ये 0 के बराबर होगा, यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0 के बराबर होगा। अब यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर, वर्ग से वर्ग कट गया तो कितना बचा? एम आर बराबर एन आर, है ना। यदि मैं आर का मान कह दूं प्यारे बच्चों तो आप कह दोगे एन आर बटे स्मॉल एम, यानी आर के इस मान के लिए इसका मान न्यूनतम होगा तो आर का कितना मान होना चाहिए? एन आर बटे एम। तो आर यानी आपका जो बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध का मान इतना होगा, तभी धारा का मान न्यूनतम होगा। क्योंकि भाई आर का मान इतना होगा तब इसका मान न्यूनतम होगा, और जब इसका मान न्यूनतम हो जाएगा, सॉरी इसका मान आपका न्यूनतम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो आई का मान भी हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। आई का मान अधिक कब होगा? जब इसका मान न्यून होगा, यानी कम होगा। नीचे के व्युत्क्रम में है ये प्यारे बच्चों, तो ये आई का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा? जब इसका मान कम होगा। और इसका मान कब कम होगा? जब आर का मान इतना होगा। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो बाह्य प्रतिरोध है और जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये दोनों बराबर हैं। यानी अधिकतम मान के लिए मिश्रित क्रम संयोजन में धारा के अधिकतम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तुल्य होना चाहिए। ठीक है, ये चीज और निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि जो संयोजन में बहने वाली धारा का मान भाई अधिकतम कब होगा? जब बाह्य प्रतिरोध का मान संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। इस समीकरण से आप निकाल सकते हो, इस समीकरण 2 से, ये समीकरण 3 है। देख लो भाई, एम आर बराबर एन आर, एम आर बराबर एन आर, बराबर का निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों का मान बराबर है। भाई साहब ये कह रहा है कि भाई अधिकतम धारा का मान यदि प्राप्त हो रहा है, उस स्थिति में एम आर और एन आर दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं भाई साहब कि अधिकतम धारा, इसलिए आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? देखो मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? आई आपके पास है कितना है प्यारे बच्चों? एम एन ई है ना। चलो ठीक है सर, एम आर के जगह एन आर कर दो, या एन आर के जगह एम आर कर दो। तो एम आर कर दिया हमने, तो कितना हो गया? एम एन ई बटा 2 एम आर, एम से एम काट दो तो कितना बचा? एन ई बटा कितना हो गया? 2 आर। ये आई मैक्सिमम आ गया। अरे इतना ही नहीं भाई साहब, एक और सूत्र निकल सकता है। एक और कौन सा सूत्र निकलेगा सर? क्या जादू है क्या? हम निकाल देंगे। अरे भाई साहब निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं साला, दिखेगा। आई मैक्सिमम,
टू तो नहीं है सर, MNE है। हमने कहा था MR धन NR था, तो एक काम करते हैं MR के जगह भी NR और NR, तो I मैक्सिमम बराबर हो जाएगा MNE बटा 2NR, N से N क्या हो जाएगा कैंसिल, तो I मैक्सिमम बराबर आ गया ME बटा 2R। ये फार्मूला भी आ गया। ये लो भाई साहब, धारा का अधिकतम मान भी मिल चुका है, मिश्रित क्रम संयोजन में धारा का अधिकतम मान भी मिल चुका है। थोड़ा सा दिक्कत भी कर रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम भी लगा, लेकिन प्यारे बच्चे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स लें, बेहतर नोट्स बनाते चलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।